आज के लेक्चर के अंतर्गत हम नागरिकता के संदर्भ में समझेंगे। इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने नागरिकता के संबंधी जो प्रावधान कुछ बताए थे, जिनके संदर्भ में बताया था कि कौन से भारतीय नागरिक होते हैं, कौन से विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं। राइट, तो इसके विषय हमने थोड़ा समझ लिया था, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उससे ही आगे का लेक्चर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो हर तरीके की जानकारी दी जाएगी। और भी लेक्चर हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पोर्शन है, तो इसके अंतर्गत लगभग में 3 लेक्चर बनेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले समझाने का प्रयास ये करेंगे कि जो भी नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो भारतीयों को किस प्रकार से प्राप्त है और विदेशियों को किस प्रकार के प्राप्त हैं। तो इनके विषय में हमने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, ठीक है। तो अगर थोड़ा और जानना हो तो अगर इसमें और थोड़ी बातें हैं जो जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर हमारी लेक्चर आप देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप भी उसमें अपना भेज रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। राइट, लेकिन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। उम्मीद आपसे ये करेंगे हम, तो क्योंकि हम मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं और काफ़ी गहराई से अध्ययन करते हैं, इसके बाद हम आप लोगों को वो जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका यही हक बनता है कि कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो उसको हम फॉलो करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो उम्मीद हम आपसे ये चीज़ें करते हैं। तो यही बात है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं वो विशिष्ट 2 प्रकार के दिए गए हैं। सबसे पहले ऐसी नागरिकता जो भारतीय लोगों को दी गई थी जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब बना था, तो उस समय क्या हुआ था कि अविभाजित भारत था, तो उस समय से पहले नागरिकता किस प्रकार की थी, तो वो डिसाइड जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने से पहले वो संवैधानिक प्रावधान किया गया था कि किस प्रकार से स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो उसके उन्होंने 4 आधार बताए थे, लेकिन 4 आधार को बेस पर वो 26 जनवरी 1950 से पहले ही नागरिकता संबंधी प्रावधान थे। लेकिन इसके बाद की जो नागरिकता है वो नागरिकता संबंधी जो देने का प्रावधान किया वो संसद पे छोड़ दिया गया कि संसद अपने अधिनियम के माध्यम से या कोई एक्ट के माध्यम से वो अपनी नागरिकता को प्रावधान करेगी, ठीक है। तो उसके आधार 5 हैं, वो संवैधानिक प्रावधान है, उसमें 4 आधार दिए गए हैं और इसके में 5 आधार दिए गए हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि 4 आधार कौन कौन से हैं और 5 आधार कौन कौन से हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। राइट, देखिएगा, से पहले समझिए मेरी बात को। भारतीय जो नागरिक हैं इन्हें 2 प्रकार से नागरिकता मिलती है, ठीक। एक तो ऐसे व्यक्ति हैं जो संवैधानिक प्रावधान के तहत इन्हें नागरिकता दी गई है, संवैधानिक प्रावधान जो अगर आप देखोगे कि जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो इससे पहले नागरिकता जो दी गई जाती थी वो 26 जनवरी 1950 में ही दी जाती थी, क्योंकि संविधान के तहत प्रावधान किए गए थे और वो मूल संविधान में ये चीज़ें नियत थी, जिसमें आप देखोगे कि जो ऐसे व्यक्ति थे जन्म के आधार पर भी दी गई, साथ ही साथ पाकिस्तान, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो कुछ स्थानांतरण हो गए थे, या जो भारतीय में थे, ठीक है, या वो स्थानांतरण हो गए थे बाद में वापस आ गए, या जो पाकिस्तान में ही रहे हैं लेकिन बाद में उन्हें इच्छुक से अपने भारत में आ गए। ओके, फिर इसके बाद में अगर आप देखोगे तो फिर इसके बाद और भी प्रावधान है जो भारतीयों को इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है, लेकिन संसद के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। देखो, संसद ने जो अधिनियम बनाया था वो 1955 में बनाया था, ठीक, और 1955 में 5 प्रकार के प्रावधान किए गए थे, और इन 5 प्रकार के जो प्रावधान है वो भारतीय नागरिकों को ही दिए जाते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए ऐसी कसौटियां हैं या उसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, कुछ ऐसी सीमाएं डिसाइड की गई हैं जिनको अगर वो फॉलो करता है, राइट, जिसे वो फॉलो करता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। तो इन बेसिस पर उसे नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो ये संसद ने ये चीज़ को डिसाइड कर रखा है कि संसद कोई भी अगर अधिनियम बनाती है तो समय समय पर इस चीज़ को लेकर सम्मत जारी करती है, राइट, वो इसमें कुछ संशोधन करती है और निरंतर इसमें बदलाव करती रहती है।
क्योंकि पहले के बदलाव कुछ अलग थे और निरंतर देख रहे हो कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे खड़े हो रहे हैं नागरिकता संबंधी को लेकर या कोई मानव अधिकार को लेकर, जब विवादित फैसले आसपास जो राज्यों में होते हैं या देशों में होते हैं, चाहे आप रोहिंग्या समुदाय को लेकर ले लो, चकमा को ले लो, या आप तिब्बतियों को ले लो, या आप ऐसे शरणार्थियों को भी ले सकते हो जो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं से ग्रस्त हैं, आर्थिक या उनकी समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अवैध प्रवासी हो जाते हैं, वो घुसपैठी कर लेते हैं और वो भारत में रह करके नागरिकता लेते हैं। तो उनमें उनको जब उनकी जब जानकारी जुटाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं अवैध प्रवासी निकलते हैं और वो भारत के महिलाओं के साथ या लोगों के साथ ऐसा संबंध बना लेते हैं और वो जीवन यापन करने लेते हैं। तो इस बेसिस पर देखा जाता है कि जब उनकी जानकारी जुटाई जाती है तब उसमें देखा जाए कि बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारे ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से ये संसद क्या करती है, संशोधन करती है या संशोधन करके उसको प्रावधान करती है कि इससे पूर्व ऐसा होना चाहिए और इससे पूर्व ऐसा होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये जानकारी देते हैं। तो हम ये चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि पहले आप ये समझिए कि भारतीय नागरिक को ही है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान के आधार पर ये 26 जनवरी 1950 को था और भारतीय नागरिकों को ही ये भी है, ठीक, ये कोई विदेशियों को नहीं है, ये भारतीय नागरिकों ही है, क्योंकि कोई अगर नागरिकता लेता है तो ये इसके तहत लेगा, संसद नियम 1955 के तहत। लेकिन ये जो नागरिकता थी ये 1950 से पहले के जो लोग भारत में रह रहे थे उनसे संबंधित है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर 4 आधार बनाए गए थे। अब हम उन आधारों को समझने का प्रयास करेंगे, ओके। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो आप देखोगे विदेशी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं, इसे थोड़ा समझ लो। विदेशी भारतीय नागरिक, एक तो विदेशी नागरिक होते हैं उनकी बात ही अलग है, एक विदेशी भारत नागरिक। देखिए विदेशी भारतीय नागरिक का अर्थ ये है कि वो भारतीय नागरिक तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका वो अपना नागरिकता जो है या तो विदेश के लिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो या तो उनके माता पिता, देखना इधर समझो, 26 जनवरी 1950 ठीक, 26 जनवरी 1950 के पहले जो व्यक्ति भारत विदेश रह रहा है, राइट, जो विदेश में रह रहा है उसके माता पिता, ठीक, उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, यानी कि जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, ओके, 26 जनवरी 1950, इससे पहले। लेकिन वैसे तो 1947 के पहले की बात आएगी, क्योंकि 1947 में तो विभाजित ही हो गया था, उससे पहले ही जो उसके माता पिता हैं अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और वो व्यक्ति, सुनना, वो व्यक्ति विदेश में रह रहा है, तो वो एक कैसा है, विदेशी भारतीय नागरिक है, ओके, वो विदेशी भारतीय नागरिक है। वो कैसा मूल का है, विदेशी भारतीय मूल का व्यक्ति है, यानी कि पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन जो व्यक्ति है वो विदेशी भारतीय नागरिक है, ठीक है। अब विदेशी भारतीय नागरिक की बात की जाए तो यह देखा जाता है कि विदेशी भारतीय नागरिक एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो भारत की नागरिकता तो ले लेता है, ठीक, भारत की नागरिकता ले लेता है, लेकिन वो बाद में इसका त्याग कर देता है। भारतीय नागरिकता उसने ले ली, फिर इसको अच्छा नहीं लगा, इसने त्याग कर दिया, ठीक, तब भी ये विदेशी भारतीय नागरिक है। और आप देखोगे लेकिन इसके माता पिता 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में पैदा हुए हों, बस ये एक यहाँ पर सीमा दी गई, या यहाँ पर एक ये निर्देश दिया गया है, एक ये संदेश में दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, यदि उसकी संतान, राइट, उसकी संतान अगर विदेश में रह रही है, चाहे उसने नागरिकता ले ली हो या ना ले ली हो, ठीक है, तो वो विदेशी भारतीय नागरिक है। सुना मेरी बात, वो विदेशी भारतीय नागरिक है, या उसने भारतीय नागरिकता ली थी और बाद में उसने त्याग दी और फिर से विदेश में रह रहा है, तब भी वो विदेशी भारतीय नागरिक है। एक आप ये समझ सकते हो। अब बात ये करते हैं कि ये तो विदेशी भारतीय नागरिक की बात हो गई, लेकिन इन्हें अगर देखा जाए तो इनसे संबंधित एक समिति अपने यहाँ बनाई गई थी 2002 में, एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और इस समिति ने डिसाइड किया था इनको पासपोर्ट देने का, यानी कि कार्ड धारक देने का।
तो इसके माध्यम से ही इन्हें कार्ड धारक दिया गया था। इनको विदेशी भारतीय नागरिक जो PIOS जो व्यक्ति थे उनको कार्ड धारक दिया गया था, और वो कार्ड धारक जो था वो 10 वर्ष तक वैलिड था। ओके, 10 वर्ष तक वैलिड था। अब बात ये आती है कि 10 वर्ष तक ये वैलिड था, अब 10 वर्ष के बाद इसको फिर रिन्यू कराना पड़ता था, कार्ड धारकों को फिर से रिन्यू कराना पड़ता था। अब बात यहाँ पे आती है कि विदेशी भारतीय नागरिक कहाँ किसे नहीं जाएगा। इसमें आप एक प्रोविजन और दिया गया है, इसमें एक प्रोविजन और दे दिया गया है। वो कौन सा दिया है, जैसे वो विदेशी भारतीय नागरिक नहीं आएंगे जो पाकिस्तान, यानी कि आप जब विभाजन हो गया था, तो इसके बाद में जो व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश, राइट, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जब बंटवारा हो गया तो बांग्लादेश में क्या हुआ, वो व्यक्ति चला गया हो या उसके माता पिता वहाँ चले गए हों, ठीक है, तो उसका व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, वो उसका पुत्र या संतान विदेश में रह रही है, तो वो विदेशी भारतीय नागरिक नहीं है, ना उसे कार्ड धारक दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अविभाजित भारत से पहले, यानी कि अविभाजित भारत से पहले जो व्यक्ति के माता पिता रहे हो वो व्यक्ति विदेश में है तो भारतीय नागरिक है, ठीक, विदेशी भारतीय नागरिक है। लेकिन जब विभाजित भारत हो जाता है तब उसके जब माता पिता पाकिस्तान में या बांग्लादेश में मतलब जन्म लिए हों, ठीक, और उसके संतान जो है वो भारत विदेश में रह रही है, तो वो व्यक्ति कौन है, वो विदेशी भारतीय नहीं है। बस ये है, उनको कार्ड धारक नहीं दिया जाएगा। बस थोड़ा आप ये माइंड में बैठा लेना एक बार। ये तो हो गई POIS की बात। अब बात करते हैं OCI। विदेशी भारतीय में OCI भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि विदेशी भारतीय ऐसे भारतीय होते हैं ना जो विदेश की नागरिकता मतलब एक प्रकार से ग्रहण कर ली है, ठीक, विदेश की भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है या भारत की नागरिकता ग्रहण की थी और त्याग के फिर से विदेशी नागरिकता ले ली है, तो वो तो विदेशी नागरिक के ही अंतर्गत आएंगे। तो इसमें एक और है OCI की बात। ये जो मामला आया था ये आया था 2005 में। इससे पहले PIOC हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद OCI आया। तो OCI जो है ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि समुद्री पारीय नागरिक, समुद्र की पारीय नागरिक। इसका अर्थ ये हुआ कि विदेशी भारतीय नागरिक वो भी हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं या ब्रिटेन में रह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, यानी कि भारत की सीमा से लगे लगे जो देश हैं, जैसे श्रीलंका में आप ले लो, नेपाल में ले लो, म्यांमार में ले लो, भूटान में ले लो, या चाइना में ले लो, या आप पाकिस्तान में ले लो, ठीक है। लेकिन बस आप समझ रहे हो ना, हाँ। तो इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो पहले PIOS में थे। अब बात यहाँ आती है कि जो OCI जो हैं, OCI ऐसे हैं जो ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो ओवरसीज यानी कि समुद्रीय पारी भारतीय नागरिक, समुद्र के पार, समुद्र से भी पार है, यानी कि अटलांटिक महासागर पार श्रीलंका, ठीक, उधर हैं, या तो ब्रिटेन में है या ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वो भी विदेशी नागरिक हैं। उनके माता पिता 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्मे थे, अविभाजित भारत में, ओके, अविभाजित भारत में जन्मे थे। तो वो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो OCI कहलाए जाएंगे। लेकिन अब बात ये आई कि OCI जो हैं, देखना, OCI जो हैं इन्हें कार्ड धारक, इन्हें भी जारी किया गया, कार्ड धारक दिया गया इन्हें भी, और ये जो कार्ड धारक था ये अनलिमिटेड किया गया। अनलिमिटेड मतलब ये है कि ये इसे रिन्यू नहीं कराना पड़ता था, एक बार बनवा लो, अनलिमिटेड तक था, इसे रिन्यू नहीं कराना पड़ता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को सरकार ने मिला दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो 2015 को 9 जनवरी 2015 को क्या हुआ कि जो PIOS है और OCI है इनको एक कर दिया गया, तो यानी कि इनका कार्ड धारक है वो एक बना दिया गया, और वो कार्ड धारक जो है OCI वाला रखा और ये अनलिमिटेड कर दिया गया, ये अनलिमिटेड कर दिया गया। तो अब वो PIOS का जो कार्ड धारक था 10 वर्ष का जो वैलिड था, उसे वो अब रिजेक्ट हो गया, वो खारिज हो गया, उसका अब कोई महत्व नहीं रहा।
ठीक, PIOS है वो अब OCI ही बन गए, क्योंकि PIOS और OCI में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि वो समुद्री पारी हैं और जो PIOS है वो भारत की सीमा से लगे लगे हैं, बस इतना थोड़ा बेसिक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि PIOS, OCI या NRI इनको लेके बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप NRI को थोड़ा समझ लो, यहाँ पर NRI जो होते हैं इन्हें एक्चुअली में ये भारतीय ही नागरिक होते हैं, ये भारतीय नागरिक होते हैं, ना भारतीय वीजा होता है, सब कुछ होता है, ये आ जा सकते हैं हर जगह, लेकिन बस ये है कि ये भारत में सेवा नहीं देते हैं, विदेशों में सेवा देते हैं, लेकिन इनकी जो नागरिकता है वो भारतीय नागरिकता होती है। उन्हें भाई इच्छुक हैं अपने भारत में नहीं कमाना चाह रहे हो, विदेश में कमाना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी आर्थिक व्यवस्था जो होती है वो भारत में जुड़ती है। यानी कि आर्थिक का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो ये आय कमाते हैं, ठीक, जो आय कमाते हैं वो नेशनल इनकम टैक्स जो होता है वो नेशनल इनकम जो NDP जो होते हैं, ठीक, तो उसके अंतर्गत ये क्या कर, इनकी जो इनकम होती है वो जोड़ी जाती है, या GDP होती है उसके अंतर्गत ये जोड़ते हैं, ठीक, आय को NRI की, क्योंकि ये जो होते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, लेकिन ये भारतीय नागरिक हैं, विदेश में रह रहे हैं, और इन्हें चुनाव को छोड़कर सब अधिकार इन्हें भी प्राप्त होते हैं। चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव में मत दे सकते हैं, आधिकारिक पद पे लड़ सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, यहाँ एग्जाम दे सकते हैं, पर वोट दे सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, जमीन हस्तांतरण कर सकते हैं, सब कुछ NI कर सकते हैं, इन सब अधिकार होते हैं। ओके, लेकिन कुछ अधिकार नहीं होते हैं, बस यही है, थोड़ा हमने जो पिछले बता दिए थे कौन कौन नहीं होते। चलिए, तो NRI, PIOS और OCI बेसिक डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, समझ में आ गया होगा, स्पष्ट है। अगर आप और थोड़ा समझना चाहो OCI को लेके, अब वर्तमान में जो सुविधा दी है, OCI को कुछ सुविधा दे रखी है, अब NRI की पहले समझ लो। तो NRI जो है, इन्हें जो मत देने का जो अधिकार है, देखो चुनाव, देखो आप निर्वाचन आयोग ने पहले आप अगर देखोगे जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 2010 का, इससे पहले NRI को मत देने का अधिकार नहीं था, इससे पहले मत देने का इन्हें अधिकार नहीं था, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2010 इसके बाद इन्हें मत देने का अधिकार दिया गया, किन्हें? NRI को। और विदेशी भारतीय नागरिकों को तो है ही नहीं, NRIयों को है प्राप्त, लेकिन अब दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन इनका बस यही एक डिफरेंस है कि ये व्यक्ति जो हैं 6 महीने, यानी कि 6 महीने तक अगर ये विदेश में रह रहा था, ठीक, 6 महीने तक या 6 महीने के बाद तक अगर विदेश में रह रहा था, तो उस समय इसको मत देने का अधिकार नहीं था, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में इनको मत देने का अधिकार कब दिया गया? 2010 के बाद इनको मत देने का अधिकार दिया गया। और ये जो डेट थी इनकी 183 जो दिन है, 183 दिन है। अगर ये 183 दिन से बाद में रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तो ये NRI कहे जाएंगे। अगर 183 दिन के पहले भारत में आ जाते हैं तो ये भारतीय नागरिक बन जाएंगे, जैसे हम लोग हैं, ठीक, इस प्रकार से। बस कोई ज़्यादा इनमें बेसिक डिफरेंस नहीं है, नॉर्मली है। और 2010 में इनको मत देने का इन्हें अधिकार दिया गया। और इसके बाद में निर्वाचन आयोग इनके समय समय पर इनके संबंधित लिस्टें जारी करता रहता है, और ये उसका संबंधित प्रावधान है। दूसरी बात है, इसके लिए इन्होंने आचरण जो अधिनियम है 1961 वाला, उसके तहत ये सब कुछ किया जाता है, ठीक। आचरण अधिनियम जो है 1961 का, वो निर्वाचन आयोग इसके तहत करता है। वो आचरण अधिनियम 1961 दिया गया है, 1961, ठीक। क्योंकि कोई भी चुनाव संबंधी जो नियमावली होती है वो आचरण अधिनियम 1961 के तहत ही तय की जाती है। अगर कोई भी चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में एक आचरण होना, या चुनाव में कोई पारदर्शिता लाना, या चुनाव में किसी भ्रष्टाचार को खत्म करना, वो आचरण अधिनियम 1961 है, उसके तहत वो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक नेता अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो उसको आचरण अधिनियम 1961 के तहत प्रावधान चुनाव जो निर्वाचन आयोग के तहत दिए जाते हैं उसको फॉलो करना होगा, ठीक। दूसरी बात है कि जो वोट देते हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो NRI हो, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, अगर वो वोट दे रहे हैं तो उन्हें भी आचरण अधिनियम 1961 के तहत उन्हें पालन करना पड़ता है।
तो बात अब ये आती है जो 1961 का जो अधिनियम था, ठीक, अब उसके तहत निर्वाचन आयोग ने एनआरआई को क्या सुविधा दी, वो दी इलेक्ट्रॉनिक सुविधा, बैलेट डाक सिस्टम। बैलेट डाक जो सिस्टम है वो एक्चुअली में एनआरआई को प्राप्त है, और एनआरआई जो होते हैं वोट जब देते हैं, ठीक, तो ईटीबीपीएस, इसे समझ लो थोड़ा, ईटीबीपीएस, ठीक, ये क्या है, ये है डाक बैलेट सिस्टम, ठीक है। ये 1961 का जो अधिनियम था 2016 में संशोधन किया गया, 2016 के बाद संशोधन करके ईटीबीपीएस एनआरआई को सुविधा प्रावधान मतलब प्रोवाइड की गई थी, राइट। और कम से कम आप देखोगे, जब, सुनना मेरी बात को, जब एनआरआई मतदान करता है, राइट, एनआरआई जब मतदान करता है तो इससे पहले इसे कम से कम 5 दिन में अधिसूचना देनी पड़ती है, 5 दिन में अधिसूचना देनी पड़ती है, ठीक है। और वो देनी पड़ती है, रिटर्निंग जो ऑफिसर होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, उन्हें सूचना देनी पड़ती है 5 दिन पहले, चुनाव के 5 दिन पहले, राइट, एनआरआई को। ये बस थोड़ा आप ये चीज़ें हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, उनको विशेष याद रख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें, ये तो बात हो गई थी किसकी, एनआरआई को लेकर के। अब हम बात करते हैं ओसीआई, क्योंकि पीआईओएस और ओसीआई जब 2015 में इनको मिला दिया गया तो ओसीआई के लिए अब थोड़ा अलग से कुछ सुविधाएं हैं, वो थोड़ा समझ लो। ओसीआई के लेकर देखो, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया जो हैं ओसीआई, इनको लेकर के कुछ सुविधाएं हैं, जैसे कि जब 2005 में ओसीआई आए थे, ठीक, तो उनको बाद में एक प्रकार के, ये भारतीय मूल के व्यक्ति ये भी है ना, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं खून भारत का रहा है, माता पिता का रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका खून तो बह रहा है भारत का कि नहीं, तो इन्हें भी सुविधा ये दी गई, जब से ओसीआई कार्ड धारक जब मतलब जारी होता है, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है, उसके माता पिता रहे हों, अगर वो विदेश में रहता है, वहाँ नागरिकता तय गई है, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, क्योंकि उसके पास ओसीआई कार्ड धारक है, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो जब से उसे कार्ड धारक मिला है, जब से कार्ड धारक मिला है, तो उसके बाद ये 5 वर्ष के बाद भारत की नागरिकता का आवेदन कर सकता है या पंजीकरण करा सकता है। कौन? ओसीआई व्यक्ति। मतलब ओसीआई जब मान लो कार्ड धारक जब से जारी किया है, जैसे जब से उसे ओसीआई कार्ड धारक प्राप्त हुआ, तो वो कार्ड धारक प्राप्त होने के 5 वर्ष बाद वो व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये कुछ इसको उनको सुविधाएं दी गई। दूसरी सुविधा इसमें ये दी गई है कि इन्हें भी देखा जाए, अगर, सुनना मेरी बात ध्यान को, अगर ये व्यक्ति भारतीय नागरिकता ले लेते हैं तो इन्हें भी संपत्ति बेचने हस्तांतरण करने का अधिकार मिल जाता है। अगर इन्होंने संपत्ति बेचने या खरीदने का अधिकार इन्हें मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली है। अगर ये विदेशी नागरिकता लिए हैं तो फिर तो नहीं खरीद पाएंगे। अगर 5 वर्ष बाद ये भारतीय नागरिकता ले लेते हैं तो इन्हें भारतीय नागरिकता जब मिल जाएगी तो इन्हें संपत्ति बेचने या खरीदने का इन्हें भी अधिकार मिल जाता है। दूसरी बात ये और भी है, जैसे बच्चा लेने का अधिकार भी इन्हें मिल जाएगा। बच्चा लेना, गोद लेना, ये सब इनको सुविधाएं मिल गई हैं, ठीक। और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर, वकील, प्राइवेट सेक्टर में इनको काम, ठीक, प्राइवेट सेक्टर में इन्हें काम मिल जाएगा, सरकारी नहीं मिलेगा, ये याद रखा, प्राइवेट सेक्टर में इन्हें काम मिल जाएगा, ठीक है, या प्राइवेट वकालत कर सकते हैं ये कहीं भी, ओके। और डॉक्टर भी प्राइवेट बन सकते हैं। परीक्षाओं में अगर आप देखोगे तो नीट की जैसे परीक्षा है और मेंस की कोई परीक्षा है, उससे संबंधित इन्हें अधिकृत हैं और ये से परीक्षाएं दे सकते हैं। इनसे संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं और ये सब जो निर्धारण करता है ये गृह मंत्रालय करता है। बस थोड़ा ये चीज़ें याद रखना, जो गृह मंत्रालय होता है उसके अंडर में ये सब काम आते हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधान जो कुछ होता है।
ठीक है, वैसे करती तो संसद ही है, लेकिन गृह मंत्रालय भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होगी OCI को लेकर के। अब हम बात करेंगे जो पिछले हम बता रहे थे नागरिकता संबंधी, कि नागरिकता जो है दो प्रकार की है। एक नागरिकता ऐसी है संवैधानिक प्रावधान के तहत, दूसरी नागरिकता ऐसी है नागरिकता अधिनियम 1955 उसके तहत दी जाती है। तो इसमें मिलती भारतीय नागरिकों को ही है, चाहे 1955 की हो चाहे वो इन्हें हो, लेकिन वो भारतीय नागरिकों के लिए है, वो जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाह रहे हैं, भले ही विदेशी है। ठीक, अगर वो नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पंजीकरण करना पड़ता है, फिर 1955 के तहत होता है, लेकिन फिर वो भारतीय नागरिक बन जाता है, फिर उसे वही सुविधाएं मिलने लगती हैं जो सुविधाएं भारतीय नागरिकों को दी जाती हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे संवैधानिक प्रावधान। देखो क्या है 1955 वाला, अगर आप देखोगे, पहले समझो 1955 का आप देखोगे ये वाला, तो इसमें तो आप देखते हो बहुत सारे संशोधन होते जाते हैं, कहीं 1955 है, 1981, 80, 81 और ये संशोधन हुए। 1995 में हुआ, 2000 देखो 15 में भी हुए, 2019 में हुआ, 2002 में हुआ, 2005 में हुए, तो ये 2010 में हुआ। तो ये जो नागरिकता जो संशोधन है, ये समय के साथ साथ परिवर्तित होता जाता है, और संसद पर ये डिसाइड किया गया है, वो संसद अपने अकॉर्डिंग परिवर्तित करती है, वो वहाँ पे संशोधन होता है, और फिर नागरिकता संबंधी कुछ जोड़ना या घटाना है, बस वही करती है। तो ये तो बदलाव करती रहती है, लेकिन कुछ मूल संविधान के जो प्रोविजन दिए गए थे, मूल संविधान में कुछ जो प्रोविजन दिए गए थे 4(20) पर, और ये याद रखना भारतीय नागरिकता संबंधित जो है वो अनुच्छेद आप देखोगे 10(11) में है, शायद देख लेना एक बार, ये जानकारी उसमें दी गई है। संसद को बेस कर जो पावर दी गई है नागरिकता संबंधी, वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक है, तो उसमें 10 या 11 को कोई अनुच्छेद है, या शायद 9 का हो, एक बार देखना। ठीक है, तो उसमें ये प्रावधान किया गया है। तो मूल संविधान के अंतर्गत संसद कोई परिवर्तित नहीं कर सकती है, जो बन गया वो बन गया, जो नागरिकता अधिनियम में ही सब कुछ कर सकती है, मूल संविधान में नहीं कर सकती। मूल संविधान के जो कुछ प्रावधान किए गए हैं नागरिकता संबंधी, वो उनके 4 बेस बनाए गए, 4 बेस पर 4 आधार बनाए गए हैं। ठीक, अगर इन 4 आधार की बात की जाए तो पहला आधार है जन्म के आधार पर। अब जन्म के आधार पर थोड़ा समझो, जैसे आप जानते हो कि जन्म के आधार पर का मतलब ये हुआ, या मूल्यवास के आधार पर, इसे हम बोलते हैं जन्म के आधार पर या मूल्यवास के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ है, या माता पिता में से कोई एक, माता पिता दोनों हो सकते हैं, वो बात अलग है, ठीक, वो बात अलग है, लेकिन माता पिताओं में से अगर कोई एक है, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या भारत का नागरिक, आप ले लो, ठीक, सबसे बढ़िया है भारत का नागरिक हो, तो उस व्यक्ति को, सुनना, उस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी। जन्म के आधार पर है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो जो व्यक्ति है, या भारत में उसके माता पिता में से कोई एक का जन्म हुआ हो या नागरिक हो, ठीक, उस बेसिस पर उस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन है इसी में, संविधान लागू होने के 5 साल पहले, ठीक ना, संविधान जब 1950 में लागू हुआ था, ठीक, तो संविधान लागू होने से 5 साल पहले भारत में रह रहा हो, ठीक, एक कंडीशन ये है, यानी कि मान लो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इससे पहले
इससे पहले संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले भारत में वो रह रहा हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, यानी कि 1945 की तरफ आप ले लो, वो भारत में रह रहा हो तो वो उसे नागरिकता मिल जाएगी। या उसमें से कोई माता पिता हो उसके तो ठीक है, तब भी उसे मिल जाएगी। बस 2 कंडीशन इसमें है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर 2 ही कंडीशन है, उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का कोई भारत नागरिक हो तो मिल जाएगी, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले वो भारत में रह रहा हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। अब आती है तीसरी, इसमें दूसरे नंबर पर कंडीशन स्थानांतरण, क्योंकि 4 आधार हैं इसमें तो दूसरा आता है इसमें स्थानांतरण। अब स्थानांतरण के आधार पर अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था कि जब भारत विभाजित हुआ था, जब भारत का विभाजन हुआ तो एक तो पाकिस्तान में हुआ था, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो या वो वेस्टर्न का पाकिस्तान हो, पश्चिम का पाकिस्तान हो, लेकिन था तो पाकिस्तान। क्योंकि उससे जब 1950 से पहले, जब 1947 को जब भारत विभाजन हुआ तब बांग्लादेश तो था नहीं, चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो। लेकिन हम दोनों की बात करेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि सर बांग्लादेश की बात नहीं करें, तो बांग्लादेश यहाँ बात ही नहीं आ रही है, क्योंकि 1950 से पहले 1947 को विभाजन हुआ था तो तब तो बांग्लादेश था भी नहीं। 1971 में बांग्लादेश आया था, इससे पहले तो पूर्वी पाकिस्तान ही तो था वो, और पश्चिम पाकिस्तान था, तो वो पाकिस्तान ही माना जाएगा। तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे पाकिस्तान है, ये भारत है। अब ये पाकिस्तान इधर और इधर भी पाकिस्तान है, ये पूर्वी वाला है, तो हम इस चीज़ को यही मान लेते हैं दोनों को, ठीक। अब मान लो कि जब विभाजन भारत मतलब कि ऐसा हुआ कि स्थानांतरण के, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, ठीक, तो विभाजन के बाद क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो है अब ये इच्छुक है यहाँ रहने के लिए, ये इच्छुक है इधर रहने के लिए, भारत में रहने के लिए। उसे पसंद नहीं है पाकिस्तान, नहीं अच्छा लग रहा है तो वो रहने के लिए। लेकिन 1950 से पहले की ही बातें हैं ये सब, अब नहीं है कि अब आ जाए, तो अब तो उसे नागरिकता भी नहीं मिलेगी, शत्रुओं को तो नागरिकता है ही नहीं। तो ये देखो यहाँ पे पाकिस्तान से पहले इधर आप देखोगे तो ये व्यक्ति जब यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है यहाँ पे, तो इसके कुछ कंडीशन है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे ऐसा व्यक्ति जो भारत में था, कब भारत में था, यानी कि अविभाजित भारत में था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में मतलब चला गया, और वो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, उसकी इच्छा है हम भारत में रहेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, उसे पाकिस्तान पसंद नहीं, अब वो भारत में रहना चाह रहा है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है आप देखो। अगर ये व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को अगर यहाँ से, जब अब देखो अब विभाजन कब हुआ 1947 को, और घोषणा कब हुई थी 3 जून 1947 को, और विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब विभाजन हुआ तो विभाजन होने के बाद देखना यहाँ पे, विभाजन होने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ से विभाजन के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्रस्ताव पेश हुआ था। और जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति यहाँ आ रहा है, तो इसे 19 जुलाई 1948 से पहले आना पड़ेगा। अगर ये पहले आता है तो इसका पंजीकरण नहीं होगा, ओके। अगर ये पहले आता है कहाँ, भारत में, ठीक, तो इसका पंजीकरण नहीं होगा। अगर यही व्यक्ति, सुनना मेरी बात, 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, अब ये तो पहले की बात थी, तो बाद आता है, तो इसे 6 महीने भारत में रहकर, सुनना, 6 महीने भारत में रहेगा, और भारत में रहकर ये अपना आवेदन कराएगा या पंजीकरण कराएगा। ये मूल संविधान की बात है, मूल संविधान की, 26 जनवरी 1950 के पहले की बात। 19 जुलाई 1948 से अगर ये पहले आ जाता है तो इसका कोई पंजीकरण नहीं होगा, ठीक, स्थानांतरण के बेस पर। अगर यही व्यक्ति
19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो इसे 6 महीने भारत में रहना होगा, इसके बाद ये पंजीकरण कराएगा। अब इसमें तो कोई चेंजमेंट हो ही नहीं सकता है, जो मूल संविधान में है तो है, राइट। अब बात ये आती है कि ये तो है दूसरे नंबर की स्थानांतरण की बात। अब दूसरा एक इसमें और भी स्थानांतरण की बात है कि देखो अब इधर समझो, जैसे तीसरे नंबर की बात देखो, ये भी स्थानांतरण के आधार ही पर है। जैसे कि जब भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ 1947 में, तो क्या हुआ था कि बहुत सारे भारत में ऐसी गतिविधियां हुई या कुछ ऐसे केस हुए या जिन्ना जैसे बहुत सारे ऐसे मामले, मतलब विद्रोह जैसे करने लगा, तो काफ़ी लोग ऐसे थे, या चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम हो, कोई डजेंट मैटर, तो बहुत सारे ऐसे थे कि दबाव में आकर के वो विभाजन जब नहीं, विभाजन से पहले, सुनना मेरी, विभाजन से पहले लेकिन वो सीमा के अंदर है, ठीक। अब वर्तमान में वो क्षेत्र है, जिस व्यक्ति वो जहाँ रहता था वो सीमा के अंदर है, लेकिन जब कोई चीज़ दबाव में आ गया, वो दबाव हुआ उस पर, तो वो यहाँ से यहाँ चला गया, ये सब कुछ छोड़ के चला गया पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान चला गया, अब वो ये चाहता है कि हमें पाकिस्तान नहीं रहना, हमें पुनः फिर भारत में आना है, तो यहाँ पुनः वापसी है, भारत में पुनः वापसी है, यानी कि पुनर्वापसी है इसकी, ठीक। तो यही व्यक्ति है भारत ही में ये, और जब विभाजन हुआ था तो विभाजन से पहले, ठीक, या विभाजन के समय, विभाजन के पहले या विभाजन के समय ये भारत से यहाँ चला गया पाकिस्तान, डर की वजह से, डर की वजह से चला गया। अब उसे वहाँ ठीक नहीं लगा, अब वो भारत पुनः आया, अब पुनः आया तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन ये है, देखना इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए ये कंडीशन है कि 1 मार्च 1947 के बाद, सुनना, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, 1 मार्च 1947 के बाद नहीं, 1 मार्च 1947 के बाद, पहले नहीं, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, पहले नहीं। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं 28 फरवरी को, ऐसा नहीं कर सकते, हम 28 फरवरी को जा रहे हैं, अब हम भारत में आना चाह रहे, तो नहीं, ये ऐसा प्रावधान नहीं है इसमें। इसमें ये है कि 1 मार्च 1947 के बाद, और विभाजन तो 1947 में हुआ था, वो हुआ था आपका, समझते हो, तो 1 मार्च 1947 को बाद में अगर वो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है, ठीक, भारत से पाकिस्तान गया है, अगर वो भारत में आना चाह रहा है, ठीक, अगर वो भारत में आना चाहता है तो इसके लिए उसे 6 माह तक भारत में रहेगा, फिर पंजीकरण कराना होगा, 6 माह तक भारत में रहेगा, फिर पंजीकरण कराएगा। यहाँ पर एक डेट यही है, 1 मार्च 1947 के बाद गया हो, पहले नहीं गया हो, अगर 1 मार्च 1947 के बाद जाता है वो व्यक्ति, ठीक, किसी की धमकाए से या कोई, वैसे बहुत सारे वहाँ पे विद्रोह हो रहे थे मुस्लिम के, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति धमकाए से या डर की वजह से पाकिस्तान चला गया हो, ठीक, 1 मार्च 1947 के बाद, या 1 मार्च को गया हो या 1 मार्च के बाद गया हो, तो उसे भारत में अगर रहता है तो भारत में उसे 6 महीने रहने के बाद उसे नागरिकता मिल जाएगी। और ये यहाँ पर क्या कंडीशन थी, यहाँ कंडीशन बस ये थी कि यहाँ पर 19 जुलाई 1948, ठीक, 19 जुलाई 1948 के पहले पहले वो भारत में आता है तो उसे पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आता है तो उसे 6 महीने भारत में रहकर ही पंजीकरण फिर कराना होगा। लेकिन आप एक बात याद रखना, ऐसा व्यक्ति इस भारत का नागरिक नहीं हो सकता है जो व्यक्ति पाकिस्तान दूसरे देश से आया हो। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आप ईरान से ले लो, इराक से ले लो, या कोई भी अफ्रीका से ले लो, अगर वो व्यक्ति यहाँ जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, ठीक, तो उस समय वो भारत यहाँ पाकिस्तान में रहने लगा हुआ करके, ठीक, और वो पाकिस्तान में रहने लगा। अब जब अब वो चाहता है कि मुझे भी भारत में रहना है जाके, तो इसे नागरिकता नहीं मिलेगी, इसे नागरिकता नहीं मिलेगी, ये कंडीशन है, ठीक। तो ऐसा व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती है जो
पाकिस्तान में रहने लगा हुआ करके भारत विभाजन से पूर्व ही और कहाँ विदेश का हो, दूसरे देश का, पाकिस्तान का भी ना हो, दूसरे देश का हो, तो उसे नागरिकता भारत की नहीं दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपसे ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसा व्यक्ति जन्म के आधार पर है, ठीक, दूसरा स्थानांतरण के आधार पर है, तीसरा पुनर्प्रवास के या पुनर्वापसी के आधार पर है, और चौथा जो है वो है वंशानुगत के आधार पर। चौथा वंशानुगत के आधार पर आप समझो कैसे। वंशानुगत के आधार पर अगर आप देखोगे या मूल वंश बोल सकते हैं इसे, ठीक, तो वंशानुगत के आधार पर देखो क्या इसमें कंडीशन दी गई है। यदि कोई व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी, ठीक, यहीं तक है। अब ऐसा नहीं है कि वंशानुगत है तो आप 2 4 3 4 पीढ़ी ले लो, ऐसा नहीं है। 2 पीढ़ी है, माता पिता और दादा दादी, बस इन्हीं के बेस पर नागरिकता दी जाएगी वंशानुगत के आधार पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इनमें से कोई, देखना, माता पिता या दादा दादी इनमें से कोई अगर अविभाजित भारत में जन्म लेता है, चाहे उनके माता पिता लिए हो उस बच्चे के या दादा दादी लिए हो, लेकिन अविभाजित भारत में जन्मे हो, विभाजन नहीं, अविभाजित, जब विभाजित नहीं हुआ था इससे पहले भारत में जन्मे हो, ठीक, तो उन्हें नागरिकता उस व्यक्ति को मिल जाएगी, लेकिन उसे पंजीकरण कराना होगा, राइट, उसे पंजीकरण कराना होगा। मतलब इनके नाती हैं या इनके पुत्र हैं, अगर इनमें से माता पिता या दादा दादी में से, दादा दादी में से हैं, दादा दादी में से अगर भारत में जन्मे हो, अविभाजित भारत में, मतलब जब भारत का विभाजन नहीं हुआ हो तब वो व्यक्ति के दादा दादी या माता पिता जन्मे हो भारत में, तो उस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी, वंशानुगत के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो वो नागरिकता मिल सकती है, उसके लिए फिर पंजीकरण कराना होगा। चलिए, तो ये वंशानुगत के आधार पर थी। तो ये 4 कंडीशन थी मूल संविधान में कि भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं, उसमें 5 में, 6 में, 7 में, 8 में वो यही प्रोविजन दिए गए हैं, ओके। और 9, 10, 11 तो फिर ये संसद से संबंधित है, जो संसद क्या कर सकती है, नागरिकता किन्हें नागरिक बना सकती है, किनकी नागरिकता त्याग सकती है, नागरिकता किसी हड़प सकती है, वो फिर संसद के बाद संसद ने उसके संबंध में जानकारी दी है, उनसे संबंधित वो अनुच्छेद है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी कि संवैधानिक का जो मूल संविधान था उसके अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधान है नागरिकता संबंधी, वो किन बेसिस पर था और कैसे था, कैसे किन लोगों को नागरिकता मिल सकती थी, इनके विषय में हमने आपको कंप्लीट बता दिया। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन यहाँ पर आती है, वो आती है नागरिकता संबंधी संसद के आधार पर, क्योंकि संसद जो है ना, इसने 1950 से बाद की नागरिकता, 1950 से पहले की नागरिकता तो मूल संविधान की थी, अब लागू हो गया संविधान, तो इसके बाद की अब लोग व्यक्ति आएंगे भारत में, क्यों, विदेशी व्यक्ति भारत में आ सकते हैं, उन्हें नागरिकता उन्हें भी तो देनी है, या कोई ऐसा प्रवासी है उन्हें भी नागरिकता देनी है, अवैध प्रवासी है वो नागरिकता लेना चाहता है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो इस बेसिस पे संसद जो है इसके लिए उसने एक अधिनियम बनाया, उसने अधिनियम बनाया 1955 में, और वो था नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसके आधार पे ही जो संसद होती है वो नागरिकता देती है, ठीक, वो नागरिकता संसद ही देती है, ठीक है। और वो समय समय पर संशोधन करती रहती है, उसे लगता है कि इसमें संशोधन होने की ज़रूरत है तो वो करती रहती है। तो बहुत सारे संशोधन किए हमने आपको बताई दिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है नागरिकता के लिए 5 आधार तैयार किए गए, उसमें 4 थे, इसमें 5 हैं। तो इसमें पहला आप देखोगे जन्म के आधार पर, इसमें है पहला जन्म के आधार पर, दूसरा है इसमें वंशानुगत, दूसरा है इसमें वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है प्राकृतिक, और ऐसे क्षेत्र जो
अधिग्रहण किए गए हों, समाविष्ट किए गए हों, उनके आधार पर। अगर वो क्षेत्र समाविष्ट किए हैं, उन पर क्षेत्रों में वो आते हैं। क्योंकि जैसे आप देखोगे सिक्किम को देख लो, ठीक, सिक्किम को अधिग्रहण किया गया था, दादर नगर हवेली को भी अधिग्रहण किया गया था, ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत आपने पढ़ा हो। तो ये अधिग्रहण जब किए गए थे तो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो वो क्षेत्र समाविष्ट के माध्यम से उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ठीक, प्राकृतिक रूप से है, पंजीकरण के आधार पर है, वंशानुगत के आधार पर है, जन्म के आधार पर है। अब हम इन्हीं को समझेंगे एक एक करके। तो अब हम समझेंगे जन्म के आधार पर किन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है, किन्हें नहीं दी जा सकती है, वंशानुगत के आधार पर नागरिकता किन्हें मिल सकती है, या पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक आधार पर, क्षेत्र समाविष्ट जो क्षेत्र है ऐसे जो अधिग्रहण किए गए हों, ठीक है, उनके आधार पर वहाँ के व्यक्तियों को कैसी नागरिकता दी जा सकती है। तो इस बेस पर हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक क्षेत्र इसमें और ऐड कर दिया गया है, शायद 2019 में किया गया था, एनआरसी का मामला था, असम वाला। उसमें असम का एक समझौता हुआ था, ठीक, तो उसे भी इसमें ऐड कर रखा है एनआरसी संबंधी, जो नेशनल जो रजिस्टर जो ऑफ सिटीजन का है। क्योंकि जो लेखा जोखा होता है ना नागरिकता को, वो इस रजिस्टर ही में रखा जाता है, इसमें, इसी में, एनआरसी में ये रजिस्टर है, इसी में रखा जाता है। तो असम में उस टाइम देखा जाए तो जब बवाल हुआ था सीएए को लेकर के, तो जो सीएए लेकर के बहुत बवाल हुआ था, ये कौन सा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, तो यहाँ पर कुछ इसमें भेद किया गया था ना, मुस्लिमों को लेकर के उन्हें नागरिकता देने से मना किया गया था, उससे संबंधित था। क्योंकि वहाँ इधर क्षेत्र में भी तो मुसलमान रहते हैं ना, तो वहाँ समझौता हुआ था एनआरसी को लेकर, ठीक, रजिस्टर को लेकर के, तो उससे संबंधित इसका अलग से इसमें प्रावधान जोड़ दिया गया है। तो असम समझौता हुआ है, उसके तहत इन्हें अलग से वहाँ नागरिकता दी जाती है। तो इसमें भी हम थोड़ा लास्ट में समझ लेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जन्म के आधार पर। तो इसमें 5 थे पहले, ठीक, 5 थे, अब ये 6 में प्रोविजन हो गए हैं। पहला समझेंगे जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है। जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलती है, या संसद किस प्रकार से नागरिकता देती है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जन्म के आधार पर जो नागरिकता होती है, तो उन व्यक्तियों को देती है जो कहीं ना कहीं उनका भारत में जन्म हुआ हो या उनके माता पिता का जन्म हुआ हो। तो इस बेसिस पर इनमें थोड़ा कंडीशन दी जाती हैं। तो सबसे पहले आप जानोगे कि 1 जुलाई 1947, 1 जुलाई 1947 के पूर्व किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, ठीक, तो 1 जुलाई 1947 से पूर्व अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसे नागरिकता संबंधी प्रावधान किस प्रकार के हैं। देखो, 1 जुलाई 1947, ठीक, अगर इससे पहले, यानी कि जैसे 30 जून है, अगर 30 जून को इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, ठीक, तो 30 जून को इस व्यक्ति का अगर जन्म होता है तो इसे नागरिकता कब दी जाएगी, सुनना, इसे नागरिकता कब दी जाएगी, इस व्यक्ति के माता पिता, इस व्यक्ति के माता पिता, माता पिता है, उनकी राष्ट्रीयता भारत होनी चाहिए, उनकी राष्ट्रीयता भारत होनी चाहिए। मतलब कि वो माता पिता हैं, एक नहीं है, माता पिता दोनों, वो भारत में जन्मे हो, तब उस व्यक्ति को 1 जुलाई 1947 के पूर्व जन्म हुआ हो, ठीक, और उसकी माता पिता की जो माता पिता जो हैं वो भी भारत में जन्मे हों, उनकी राष्ट्रीयता भारत की होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज़ें आपको स्पष्ट हुई है, क्योंकि काफ़ी थोड़ा टफ है, बस थोड़ा आप एक बार और समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति 30 जून को उसने मतलब जन्म लिया, ठीक है, 30 जून को उसने जन्म लिया, अब इसे नागरिकता दी जाएगी। अब इसे नागरिकता किस बेस पे दी जाएगी, इसे तब दी जाएगी जब इसके माता पिता जो हैं, इसके माता पिता जो हैं वो भारत की राष्ट्रीयता रखते हो,
भारत में ही मतलब जन्मे हों और भारत की नागरिकता उनके पास हो। ठीक, तो इस आधार पर तो नागरिकता तो उस समय थी नहीं, बात समझ रहे हो ना, नागरिकता तो बाद में आई है, लेकिन उससे पहले तो भारत की तो राष्ट्रीयता रखने हो, इन दोनों को राष्ट्रीयता तो रखनी पड़ेगी भारत में माता पिता की। तब उस व्यक्ति अगर वो 30 जून से पहले अगर 1 जुलाई या 30 जून को उसका जन्म हुआ है तो उस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसके माता पिता राष्ट्रीयता रखते हो भारत की, यानी कि माता पिता भी भारत के राष्ट्रीय भारत में जन्म लिए हों। समझ रहे हो ना। चलिए, दूसरी कंडीशन इसमें क्या रख दी गई है, यदि वही व्यक्ति, सुनना, वही व्यक्ति 1 जुलाई के बाद जन्म लेता है भारत में, 1 जुलाई 1947 के बाद जन्म लेता, अभी तो 1 जुलाई 1947 से पहले हमने 30 जून को इसको जन्म के आधार पर बताया। अब 1 जुलाई 1947 के बाद अगर जन्म लेते हैं तो इसके जो माता पिता हैं इनके माता पिता की फिर जांच होगी। ठीक, माता पिता की जांच होगी। हो सकता है कि इनके माता पिता कहीं अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मतलब दूसरे देश के हैं या किसी समस्या की वजह से वो भारत में घुस आए हों। ठीक, वो प्रवासी नहीं, अवैध प्रवासी हैं। प्रवासी उन्हें कहते हैं जो भारत की नागरिकता लिए हों, भारत में आते हैं, वो तो प्रवासी हो गए। लेकिन ये प्रवासी नहीं है, ये अवैध प्रवासी हैं, इनके पास ना पंजीकरण है ना कोई नागरिकता ले रखी है, बस ये किसी प्रकार घुसपैठी कर लिए हैं। ठीक है, अगर घुसपैठी कर लिए हैं और उनसे कोई बच्चा जन्मा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि उस समय जो क्या होता था कि घुसपैठियाँ भी ज़्यादा मतलब विशेष नहीं होती थी, कमी होती थी। ठीक है, अब ज़्यादा होने लगी हैं, पहले बहुत कम होती थी। तो माता पिता जो थे अगर किसी प्रकार के अवैध प्रवासी हैं, अगर घुसपैठी कर गए हैं, माता पिता में से अगर कोई एक है, ये भी चलता है, माता पिता है या माता पिता में से कोई एक है, अगर वो अवैध प्रवासी है, या तो आप देख सकते हो माता भारत की है, पिता कहाँ के हैं, वो मान लो पाकिस्तान या किसी श्रीलंका के हैं या किसी म्यांमार के हैं, और वो घुसपैठी कर गए हैं और उन्होंने भारत की महिला से शादी कर ली। ठीक, और इनका जो बच्चे का जो जन्म हुआ है वो 1 जुलाई 1947 के बाद हुआ है। ठीक है, 1947 के बाद हुआ है। तो अगर, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ये व्यक्ति अवैध है, ठीक, इसके पिता अगर अवैध हैं, जब माता बस अवैध हो, ठीक है, तो इस व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलेगी, नागरिकता नहीं दी जाएगी। बस यही है कि 1 जुलाई 1947 के बाद अगर जन्म हुआ है, अगर माता पिता हैं, अगर वो अवैध नहीं है, तो उसे नागरिकता फिर इस बेसिस पे मिल जाएगी, जैसे ऊपर वाली मैंने कंडीशन बताई। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ स्पष्ट हो गई होगी। थोड़ा टफ है, बस समझ में आ जाएगा, 1-2 बार आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर। चलिए, अब बात हम करते हैं इसी में तीसरा, थर्ड, इसमें कुछ और भी प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे इसमें दिया है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद की बात कही गई है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस दिन की बात है। और उसके बाद यदि उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, ठीक, उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, कौन व्यक्ति, जो नागरिकता लेना चाह रहा है, ठीक, उस व्यक्ति का जन्म हुआ है 1950 में हुआ है या उसके बाद जन्म हुआ है, तो उस व्यक्ति को नागरिकता जो है वो स्वतः मिल जाएगी, उसको नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। बस यही है कि उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए। ठीक, उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए, और वो व्यक्ति जो है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अगर भारत में जन्म लेता है तो उस व्यक्ति को नागरिकता जो होती है, नागरिकता जो है वो स्वतः मिल जाएगी। बस ये है कि भारत, उसके माता पिता भारत के होने चाहिए। चलिए, ये कंडीशन इसमें ये है। अब आती है बात इसमें 26 जनवरी 1950 और या मतलब उसके बाद, इतनी जो कंडीशन थी
इसमें माता पिता दोनों की बात हुआ करती थी, लेकिन संसद ने फिर संशोधन किए, तो फिर देखा जाए तो ये चीज़ें 2 दिसंबर 2004 तक यही चलती रहीं। माता पिता भारत में है, माता पिता भारत में है, बस भारत ही माता पिता होने चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो कंडीशन रखी थी 1955 के अधिनियम के अंतर्गत, ये 2 दिसंबर 2004, ठीक, 2 दिसंबर 2004 तक ये कंडीशन आधार बनाकर नागरिकता मिलती रही, माता पिता होने चाहिए भारत के, ठीक है। अब कंडीशन थोड़ा चेंज हो गई। इसमें क्या हुआ, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, तो उसे नागरिकता किस बेस पे मिलेगी? उसे इस बेस पर मिलेगी यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दोनों हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन एक भी है तब भी चलेगा, लेकिन इससे पहले दोनों होना अनिवार्य था, लेकिन अब दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, तो उनकी संतान जो है उसे नागरिकता मिल जाएगी। बस एक कंडीशन इसमें है कि जो व्यक्ति हैं, माता पिता में से कोई भी एक है, अगर वो व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, और वैध प्रवासी तो आप जानती हो NRI ही बोलते हैं, तो वो तो चलता ही है, खैर ठीक है। तो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तो इस कंडीशन पर नागरिकता मिल जाएगी। अब बात ये आती है कि इसके और भी अपवाद हैं। जैसे अपवाद अगर देखोगे तो पहले से और थोड़ा समझ लो। जैसे 3 दिसंबर 2004 के बाद जो व्यक्ति जैसे जन्म लेता है, मान लो ऐसे थोड़ा एग्जाम्पल में समझाते हैं तो हो सकता है जल्दी अच्छे समझ में आ जाए कि पहले जो कंडीशन थी, कोई व्यक्ति जन्म लेता था 2 दिसंबर से पहले से 4 से पहले, या 26 जनवरी 1950 के बाद, या 2004 से पहले, 2 दिसंबर 2004 के पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद की बात है, जो जन्म लेता था तो उसे नागरिकता स्वतः मिल जाती थी, लेकिन उसके माता पिता भारत में होने चाहिए, उसे नागरिकता स्वतः मिल जाती थी, कोई कंडीशन नहीं थी, कोई भी कंडीशन नहीं थी। और जैसे भारत और कोई उस समय कोई विदेश का व्यक्ति आता था नागरिकता लेने, तो उसके लिए तो पंजीकरण का प्रावधान अलग से है, वो हम आपको बताएंगे अभी, लेकिन ठीक है, वो जन्म के आधार पर उन्हें नागरिकता नहीं है, लेकिन जन्म के आधार पर हम नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो जन्म के आधार पर भारत के ही लोगों को ही नागरिकता है। तो उनके जो माता पिता हैं तो वो पहले जन्म लेते हैं भारत में, तभी उनके संतान को जो जन्म लिए हैं तभी उन्हें नागरिकता मिलेगी। ओके, तो ये कंडीशन कब तक चली माता पिता की? वो चली थी 2 दिसंबर 2004 तक, लेकिन इसके बाद संशोधन फिर से संसद ने किया 2004 में, तो वो 3 दिसंबर के बाद में फिर इसने क्या किया, जो व्यक्ति जन्म ले रहा है 3 दिसंबर के बाद जो व्यक्ति जन्म ले रहा है, तो उसमें इसने ये कर दिया, संसद ने उसमें संशोधन करके कि माता पिता जो पहले दोनों थे तो उसमें में से कोई एक अब होना चाहिए, ठीक, एक अगर भारत का नागरिक है तो उसे व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, या वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये व्यक्ति जैसे है, देखो जैसे एक व्यक्ति 3 दिसंबर, मान लो एक व्यक्ति पिता ये है, माता ये है, ठीक है, अगर माता ये भारत की है, या पिता किसी दूसरे देश के हैं, ठीक, तो इनसे शादी हो गई, क्योंकि शादी तो वैसे हो जाती है, क्योंकि जो विशेष अधिनियम है ना, विवाह अधिनियम है 1954 का, उसके तहत शादी का इन्हें मतलब कि प्रावधान है, कहीं भी शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत में जैसे माता है, जैसे भारत की माता है और पिता कहीं दूसरे देश के हैं, ठीक, अगर ये किसी प्रकार से इसमें मतलब कि इनकी आपस में कोई प्रेम या कोई आपस में जुगाड़ बना लेते हैं और शादी कर लेते हैं,
तो फिर इनकी जो संतान उत्पत्ति होगी, क्योंकि शादी करेंगे तो संतान तो होगी ही निश्चित तौर पर, और संतान जब होगी तो ये संतान, सुनना मेरी बात, ये संतान को नागरिकता कब दी जाएगी? ये नागरिकता इसे तब देंगे वो जब वो इनमें में से, देखो ना, ये जो माता है भारत में रह रही है, ये अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए। या ऐसा नहीं है कि शादी बाहर बाहर के हैं दोनों और भारत में रह के बच्चे को जन्म दे दिए, अब ये भारत का नागरिक बन गया। इसके लिए कंडीशन है, नागरिकता इसे भी मिल जाएगी लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अगर आप देखोगे तो माता अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए। ओके, अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अगर ये अवैध प्रवासी माता निकलती है तो इसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए या पिता नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक की बात की है। ओके, तो मुझे लगता है आप चीज़ें ये स्पष्ट हुई होंगी। अगली इसमें देखो अपवाद हैं, अपवाद हैं। अपवाद में क्या है कि नागरिकता भी कुछ लोगों को इसमें नहीं भी दी जा सकती है जन्म के आधार पर। जैसे कोई विदेशी राजनयिक है, ठीक, राजनयिक मतलब ऐसे होते हैं जैसे राजदूत, उच्चायुक्त नहीं होते हैं, भारत में बैठते हैं विदेशी के, ठीक है, वाणिज्यिक दूतावास आपने नाम सुने हो, विदेशी होते हैं, तो वो भारत में बैठते हैं। ठीक है, और भारत में जब वो बैठते हैं तो अगर भारत में अब सुनना मेरी बात, भारत में बैठ रहे हैं तो भारत में यदि वो व्यक्ति, सुनना, ये एक जैसे राजदूतावास है, दूतावास एक ये भी है, ये अब ये दोनों इसके मम्मी पापा विदेशी हैं, ठीक, और इसकी संतान यहाँ जन्म लेती है, ठीक है, तो इसे भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, ये राजनयिक हैं, ठीक है, राजनयिक हैं दूसरे क्यों, और ये जो हैं इसकी मम्मी जो हैं ये भारत के हैं, ठीक है, ये मम्मी जो हैं ये भारत की हैं और ये राजनयिक हैं, विदेश के हैं, और इनकी शादी हो जाती है और इनसे जो जन्म लेगा बच्चा, संतान जन्म लेगी, ठीक, उसको भी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसमें अपवाद है कुछ, क्योंकि राजनयिक जो लोग होते हैं ना, वो विदेशी राजनयिक होते हैं, दूतावास होते हैं, तो वो हमेशा आप देखोगे तो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन पर उनकी संतान जो होती है उनको नागरिकता नहीं दी जाती है। चलिए, हाँ, उस इनको एक आधार पर दी जा सकती है, आगे हम बताएंगे, सुनना भी। जैसे दूसरी कंडीशन है, शत्रु देश जो होते हैं, जो शत्रु देश होते हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। शत्रु देश जो होते हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाती है, राइट, उनको नागरिकता नहीं मिलती है। शत्रु देशों के जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे हों या कुछ भी हों, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। चलिए, तो जन्म के आधार पर आपने समझ लिया कि किसे नागरिकता दी जाती है और किसे नहीं दी जाती है। अब हम बात करेंगे वंशानुगत के आधार पर। वंशानुगत के आधार पर किसे नागरिकता है, पहले देखते हैं कितना लंबा लेक्चर हो रहा है। 1:03 लंबा हो गया है, तो मुझे लगता है इसे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।